सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए देश भर से जुड़े सभी हमारे सम्मानित साथी, मान्य बादल सिंह बौद्ध साहब, ईश्वर कड़वे साहब, मान्य राजेंद्र जाटव, मान्य दयाराम हरिद्वार साहब से अपने आप को जोड़ते हुए मैं एक बार फिर अपने संत गुरु महापुरुषों की, अशोक सम्राट महात्मा ज्योतिराव फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर आप सब लोगों को देता हूं। और चर्चा करते हैं हम कि ये तीनों हमारे महापुरुषों की जो जयंतियां मनाई गई, इसका निष्कर्ष हमें क्या निकालना है। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं इस बार युवा वर्ग बड़े संख्या में निकला है। मैंने ये देखा अम्बेडकर जयंती को 14 अप्रैल वाले दिन अभी पूज्य महात्मा ज्योतिराव फुले की और धम्मप्रिय अशोक सम्राट की जयंती को समाज में मान्यता नहीं मिली है। समाज ने भी उस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है। आगे भविष्य में हम लोगों को उधर भी ध्यान आकर्षित उनका कराना है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर मैं आगरा का दृश्य आपको बता रहा हूं कि पहले कभी इतनी भारी संख्या में युवा नजर नहीं आते थे। इस बार बड़ी संख्या में मैंने देखा कि 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र के युवाओं में भारी जोश था और उनकी भारी संख्या थी, ज्यादा तादाद में लोग निकले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इस बात की खुशी हुई कि जयंती के माध्यम से ही सही, लेकिन युवा वर्ग में भी चाहत पैदा हो रही है, एक लगाव पैदा होगा, ये मेरे को लगा। तो इसमें हमें करना क्या है कि देखो, हमें मिशन का मतलब होता है उद्देश्य। मिशन पूरा करना है, इसका मतलब हुआ कि उद्देश्य को पूरा करना है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इस देश में सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, ये उद्देश्य। और मूल रूप से यही बुद्ध का आंदोलन है। मूल रूप से अगर हम बुद्ध के आंदोलन का सही निष्पक्ष भाव से अध्ययन करेंगे तो हम इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद इस काम को शुरू किया मान्यवर काशीराम साहब। और जब इसको शुरू किया तो उन्होंने इसकी शुरुआत जो की वो की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए। सबसे पहले मान्यवर काशीराम साहब ने जो बाबा साहब का अ, उनकी स्पीच थी, उनकी किताबों में लिखा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं वह समाज लंबे समय तक राजनीति में सफल होता है। तो 20 वर्ष तक मान्यवर काशीराम साहब ने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए काम किया। 1964 से उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा था और 1984 तक उन्होंने ये गैर राजनीतिक रूप से समाज को तैयार करने के लिए काम किया। सबसे पहले पढ़े लिखे सरकारी कर्मचारियों को, चूंकि 1956 में जो 18 मार्च को जो आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपना दुख व्यक्त किया कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब ने उस बात को दिल पे लिया और दिल पे लेकर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहब दुखी थे या जिन पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब ने कहा कि मुझे धोखा दिया है, तो ऐसा लगता है कि कांशीराम तुम्हारी भी गिनती
उन्हीं लोगों में है। ऐसा मुझे लगता है कि मान्यवर साहब ने उसे दिल पे लिया और दिल पर लेकर बहुत बड़ा जीवन का निर्णय उन्होंने ले लिया। बुद्ध के बाद और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद भारत की धरती पे कम से कम मैं कह सकता हूं कि इतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया जितना मान्यवर काशीराम साहब। जीवन का हर सुख संपदा परिवार धन दौलत सब त्याग और अथक संघर्ष अथक मेहनत उन्होंने की। जब इस काम को उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने भी अपने उद्देश्य निर्धारित किए और उद्देश्य निर्धारित जो किए, जो उन्होंने रूट चार्ट बनाया, रूट चार्ट कि भाई हमें इस काम को कैसे एक प्लानिंग के माध्यम से पूरा करना है। तो सबसे पहले उन्होंने बामसेफ और डीएस4 के माध्यम से जो शक्ति पैदा की, जो कार्यकर्ता पैदा किए, बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, पूरे देश में मिलाएंगे तो अधिकतम 5,000 ऐसे कार्यकर्ता थे जो मान्यवर साहब की लीडरशिप को उन्होंने निसंकोच स्वीकार कर लिया था। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि मान्यवर काशीराम साहब जो काम कर रहे हैं वो 100% साऊ फूले अंबेडकर का काम है। तो उनको ये मान्यता मिल गई थी कि ये मान्यवर काशीराम साहब हमको सही सही मार्ग पर लेकर चल रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। अगर हम पूरे देश में उनकी संख्या जोड़ेंगे तो 5,000 से ज्यादा नहीं रही होगी, एक अनुमान। क्योंकि कोई बड़े से बड़े जिले में भी 20-25 से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं होते थे और खास करके बामसेफ के साथी उसको लीड करते थे। तो मैं आगरा का रहने वाला हूं, हमारे आगरा में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों की संख्या थी, लेकिन वो 20 एकदम उनका ब्रेन वॉश हो गया था। मान्यवर साहब को और साहब की प्लानिंग को और उनके त्याग को वो समझ गए थे, इसलिए पूरे समाज के सामने खड़े हो जाते थे, लड़ने को तैयार हो जाते थे। समाज एक साइड होता था और ये 10-15-20 लोग एक साइड होते थे। इतने बड़े कट्टरपंथी साहब के फॉलोवर वो लोग बन गए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था राजनीतिक परिवर्तन, अर्थात राजनीतिक परिवर्तन से हम बहुजन समाज बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे उस समय के नारे भी दिए कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो उनका ऐसा मानना था मान्यवर काशीराम साहब का कि जब तक हम गैर जाटव, गैर महार, गैर महार जो शेड्यूल कास्ट की दूसरी जातियां हैं उनको मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लेते और विशेष करके ओबीसी समाज को हम मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लेते, तब तक हम अपने लक्ष्य की ओर बड़े पैमाने पे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा मान्यवर साहब का था। तो उनकी थ्योरी ये थी कि ये राजनीति से हम पहले इसको कर सकते हैं, राजनीति से हम पहले इसको कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इसके माध्यम से सारे लोगों को हम एक संगति में ला सकते हैं, एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, एक उनको जोड़ सकते हैं। ये यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। 20 वर्ष गैर राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने के बाद 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने खुला रखता अपनी वो पार्टी बनाई, के लिए, ये काम किया। बिहार के प्रोग्राम के लिए खुला रखता मैं। राजनीतिक परिवर्तन के बाद उनका दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था मान्यवर साहब का सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन अर्थात जो बाबा साहब ने कहा साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर माइक।
कंट्रोल रूम से, हाँ चलिए, कंट्रोल रूम से बंद कर दिया था किसी ने? हाँ, मैंने किया था, बीच बीच में अच्छा खोल रहे अच्छा थे साथ में। अच्छा, ठीक है। तो मान्यवर साहब ने ओबीसी को भी बड़े पैमाने पे सामने रखा, और जब वो कहते थे कि मैं धम्म की दीक्षा लूंगा, तो ऐसा उनका कहना होता था कि भाई 2 करोड़ तो लगभग देश के चमार इकट्ठा हो सकते हैं, 1 करोड़ महार समाज के लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं, तो कम से कम 2 करोड़ ओबीसी के लोगों को भी उस धम्म दीक्षा में शामिल होना चाहिए, तभी सही मायने में ये धम्म चक्र परिवर्तन देश में होगा। ऐसा उनका प्लान था। राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने भारत की राजनीति में दिया। जिन जातियों को कभी कोई गांव का प्रधान नहीं बनने देता था, वार्ड का मेंबर नहीं बनने देता था, उन जातियों को भी राजनीति में एमएलए, एमपी, मंत्री बनने का मौका मिला। उनको भी भारत की राजनीति की मुख्य धारा में दूसरे दलों ने भी विवश होकर, मजबूर होकर, जो दल कभी उपेक्षित वर्गों में आने वाली, खास करके ओबीसी या एससी में ऐसी तमाम जातियां थी जिनको कभी गांव का प्रधान या सरपंच तक भी नहीं बनने देते थे, इस लायक ही नहीं समझते थे कि भाई ये सरपंच बन सकता है, कि गांव का प्रधान बन सकता है, कि वार्ड का सभासद बन सकता है। लेकिन मान्यवर साहब की जो विचारधारा फैली और समूची 6000 जातियों में उन्होंने चेतना पैदा की, तो ये मानकर चलिए कि भारत की राजनीति में एक भूचाल खड़ा हो गया। और ऐसा भूचाल आया कि सभी दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा, और बदलाव करने के बाद उन्हें उन उपेक्षित वर्ग या उपेक्षित जातियों को भी राजनीति में सांसद, विधायक, मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद जो दूसरा मान्यवर साहब का था, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन की लहर को भी उन्होंने बड़े पैमाने पर तेज किया। जाति विहीन समाज, यानी जाति जाति में जो द्वेष था, जाति जाति में जो भेदभाव था, एक ही माता पिता की संतान, जिसे प्राचीन काल में शूद्र कहा गया है, और अभी नए युग में हम उसको ओबीसी कहते हैं, तो वो एक ही माता पिता की संतान होकर एक चारपाई पे नहीं बैठ सकते थे, एक थाली में खाना नहीं खा सकते थे। तो वो मान्यवर साहब ने तोड़ा, उस भ्रम को तोड़ा। और हमारा मध्य प्रदेश का एरिया है, दतिया है, झांसी है, यूपी का सतना, रीवा है, और यूपी में तो बड़े पैमाने पर एससी और ओबीसी के साथ चारपाई पे बैठना, साथ खाना खाना, ये सिस्टम शुरू हो गया था। बड़े पैमाने पर वो भेदभाव बड़ी तेजी से मिट रहा था कि भाई कोई कुशवा समाज का व्यक्ति है तो राजनीतिक बात तो ठीक है, लेकिन वो हमारी चारपाई पे नहीं बैठ सकता, या हमारे गिलास में पानी नहीं पी सकता, या हमारी थाली में खाना नहीं खा सकता। ये भ्रम तोड़ा मान्यवर काशीराम साहब। सामाजिक परिवर्तन उस समय के वामसेफ के कैडर ने गांव गांव में जो कैडर लगाई, उससे ये फायदा हुआ कि ओबीसी के लोग भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने घरों पे चाय पिलाते थे, सोफा पे बिठालते थे, कुर्सी पे बिठालते थे, चारपाई पे बिठालते थे, और कई कई जगह तक खाना भी खिलाते थे, और उनके झूठे बर्तनों को भी वो मांजते थे, मतलब कोई संकोच नहीं था। कई ऐसी मिसालें भी आई जहां विवाह शादी होना भी शुरू हो गई एससी और ओबीसी के बच्चों में। तो ये कुछ हद तक ये परिवर्तन लाया। तीसरा जो उनका अंतिम उद्देश्य था, मान्यवर काशीराम साहब का अंतिम उद्देश्य था उनका, जैसे बाबा साहब चाहते थे कि यदि मुझे कुछ समय मिल गया तो मैं संपूर्ण भारत को बौद्धमय बना दूंगा, तो उस अंतिम बाबा साहब अंबेडकर के अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब की जो लास्ट की प्लानिंग थी, वो थी सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी धार्मिक परिवर्तन, श्रमण संस्कृति, यानी बौद्ध में भारत का निर्माण करना है, ऐसा मान्यवर साहब ने चाहा था। और उसके लिए 2006
उन्होंने तय भी कर दिया था, लेकिन 2003 में उनको ब्रेन अटैक आ गया और 9 अक्टूबर 2006 को वो हमारे बीच से चले गए। चले गए तभी बहुत भारी नुकसान बहुजन समाज का हुआ, सांस्कृतिक आंदोलन का हुआ, और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत पीड़ित हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, 2-3 दिन तक मेरी आंखों के आंसू बंद नहीं, क्योंकि मैं तो उम्मीद ही लगा के ये बैठा था कि 2006 कब आएगा और कब कांशीराम की अंतिम इच्छा और 5 करोड़ की होगी धम्म दीक्षा, उसका हम लगना चाहते थे। तो भारी चोट व्यक्तिगत रूप से भी मुझे लगी। इसीलिए फिर मैंने एमएलसी रहते हुए 5-5 राज्यों में प्रभारी होते हुए भी अपने आप को बहुत मजबूत किया और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की हमने स्थापना की। हमने कभी, अब साहब हमारे बीच में नहीं रहे तो अब बड़ा काम तो नहीं हो सकता, बड़ा काम तो नहीं हो सकता, लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और मान्यवर काशीराम साहब के जो सिपाही हैं और जो सच्चे निस्वार्थ पवित्र मन से इस आंदोलन को लाना चाहते हैं, कम से कम उनको इकट्ठा कर लेंगे तो इससे कुछ गति दी जा सकती है, कुछ स्पीड इसकी बढ़ाई जा सकती है। और बड़ी खुशी की बात है कि इन 15 वर्षों में स्पीड बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है। बहुत सारे संगठन, SC ST OBC के संगठन जब अपने प्रोग्राम करते थे तो SC के संगठन में तो चलो कुछ लोग ऐसे थे, कभी बुद्ध वंदना से शुरू कर दिया प्रोग्राम या बुद्ध की चर्चा कहीं कर दी किसी वक्ता ने, लेकिन OBC में तो जीरो था, OBC में शून्य था, बुद्ध की कोई चर्चा नहीं। लेकिन RVM ने ये 15 वर्षों में जब ये काम किया तो मैं आज देखता हूं 90% OBC के भी संगठनों में बुद्ध वंदना से प्रोग्राम शुरू होता है। हर मंच पर, हर बैनर पर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर लगाई जाती, और SC ST में तो 99% कह सकता हूं। संस्कारों में भी अभी हमने देखा कि भारी परिवर्तन आया है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग गृह प्रवेश अब हमारे भिक्षुओं से करा रहे हैं, और अंतिम संस्कार जिसे उठावनी कहते हैं वो तो बड़ी संख्या में अब लोग भिक्षुओं से करा रहे हैं। और पहले हम लोग जो बोलते थे वो केवल जय भीम बोलते थे, हम जय भीम तक सीमित, कट्टरपंथी अंबेडकरवादी लोग भी सिर्फ जय भीम बोलते थे। लेकिन आज मैं देखता हूं बड़े से बड़े लोग भी, बड़े से बड़े लोग भी, लाखों करोड़ों की संख्या में जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं। तो RVM के जो जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने बड़ी लगन से, मेहनत से काम किया है, वो इतना परिवर्तन के मुख्य धारा में सम्मिलित किया है बुद्ध को, ये सफलता मिली है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त नहीं है, बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये जो महापुरुषों की जयंती मनाई गई है तो एक तरह से मानिए आपके 100 करोड़ लोगों में हलचल है, विचारधारा को लेकर हलचल है, चिंतन हो रहा है, कहीं सेमिनार हो रही है, कहीं विचार गोष्ठी हो रही है, पर्चे छप रहे हैं। तो इसका हमको लाभ लेना है। लाभ क्या लेना है? जैसे हमारे दयारा महिरवार साहब ने कहा कि अभी उसको एंजॉय के पॉइंट पे, मतलब उत्सव के पॉइंट पे लोगों ने उसे किया है। तो ये उत्सव को हमको आंदोलन में तब्दील करना, हमें इसे कन्वर्ट करना है। युवाओं में जो जोश देखा गया, युवाओं में जो चेतना देखी गई है, तो युवाओं को हमें संगठन के रूप में कन्वर्ट करना है, संगठन के रूप में कन्वर्ट करना है। ये आज की वेबिनार का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है, और उसको जोश को, युवाओं के जोश को, साथियों के जोश को हमें संगठन में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है। ये हमारी जरूरत। अच्छा, करेंगे कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे साथी बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, और निराश होने का कारण होता है
कि मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। तो मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। हमारे सामने दूध रखा है 5 kg, 5 किलो दूध है हमारे पास, और हमको देसी घी चाहिए, देसी घी चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम क्या है उसका, प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर है कि दूध को बॉईल करो, गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा दही डालो जमाने के लिए। जब दही डाल के वो घी जम जाए दूध, तो फिर सुबह उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग गिर्री कहते हैं अपनी भाषा में, उससे उसको मथो, मथो उसको। जितना मथोगे, जितना मथोगे, जितना उसको चलाओगे, जितना उसको चलाओगे, और उसमें ठंडा पानी के छींटे मारते जाओ, बर्फ के ठंडे पानी के छींटे मारते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, मारते जाओ, चलाते जाओ, तो उससे क्या निकलता है? उससे नौनी निकलती, नौनी निकलती। फिर नौनी को निकालकर उसको एक पतीले में रखो और आग के ऊपर रखो, उसको गरम करो। तो उसको गरम करने के बाद फिर देसी घी निकलता है, देसी घी निकलता है। मतलब हम दूध से सीधा देसी घी नहीं ले सकते, हमें प्रोसीजर में जाना पड़ेगा देसी घी लेने के लिए। निकलेगा तो दूध से ही, लेकिन सीधा दूध से हम घी ले लें, ये उसका सिस्टम नहीं है। ये मैंने कहानी क्यों सुनाई है? मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि समाज को एक बार आप ऐसा मान लो कि ये पूरा दूध है, पूरा दूध है। हमको अच्छे प्रचारक चाहिए, हमको मिशनरी निस्वार्थी कार्यकर्ता चाहिए, हमको युवा साथी चाहिए। तो उसके लिए अगर हम ऐसा हम सोचते हैं कि भाई सीधा हमको समाज से मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। वो जो मैंने दूध का उदाहरण दिया वो हमको काम करना पड़ेगा। देखिए समाज को मैं बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है 40 वर्ष का। एक परत, दो परत, तीन परत, ये 5 परत, 5 परतों में हमको जाना होगा। समाज में 5 परतें ऐसे मान के चलिए। पहली परत में जब आप जाएंगे तो आपको 100 के 100% लोग स्वार्थी मिलेंगे। समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे आपने किसी गांव में मीटिंग रखी, किसी मोहल्ले में मीटिंग रखी, उसमें 100 लोग आए पहली बार, तो 100 लोग भी स्वार्थी होंगे। वो मिशन की चर्चा तो करेंगे, मिशन का भाषण तो देंगे, बाबा साहब के कोटेशन पेश करेंगे, बुद्ध के कोटेशन पेश करेंगे, लेकिन उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा होगा। हमको क्या मिलेगा साहब? हमको क्या फायदा होगा साहब? समझ रहे कि नहीं? जहां से हम निराश होते, हम इसलिए निराश होते कि भाई हमने इतनी मेहनत की, 2 महीने पर्चे बांटे, गांव गांव हम लोग गए, आने चाहिए थे 500 लोग, आए केवल 100 लोग। और जो 100 लोग आए थे वो भी बड़ा कुछ नहीं है, कह रहे साहब क्या रखा है, इनसे क्या होगा, उनसे क्या होगा, बड़ी निराशावादी बातें करेंगे। अभी एक ट्रेड और चल गया, एक ट्रेंड चल गया है, उस ट्रेंड को भी मैं क्लियर कर दूं। कई हमारे साथी कहते हैं साहब हमारे 25 लाख संगठन है, कोई कहता हमारे 29 लाख संगठन है, इतने भारी संगठन है, कैसे होगा, कैसे होगा, इतने संगठन है, रजिस्ट्रेट है साहब, रजिस्ट्रेड संगठन है। ये कौन से संगठन है मालूम है आपको जो रजिस्ट्रेड है? ये मोहल्ले की कमेटियां हैं। जो मोहल्ला होता है ना, गांव में शहर में बस्तियां होती हैं, किसी ने बना ली मोहल्ला सुधार समिति, रजिस्ट्रेशन करा लिया। किसी ने बना ली अंबेडकर सुधार कमेटी, रजिस्ट्रेशन करा लिया। किसी ने बना ली संत रविदास कमेटी, रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये वो वाले संगठन है जिनको हमारे वक्ता लोग कहते हैं। बड़ी ध्यान से सुनो मेरी बात पे, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज खत्म कर रहा हूं। मेरे एक साथी से बात हुई,
उसने कहा साहब 29 लाख संगठन है, कैसे काम चलेगा? तो मैंने कहा आपने बहुत बड़ा अध्ययन किया यार, मुझे 29 लाख में से केवल आप 100 संगठन के नाम बता दो, 100 संगठन के नाम बता दो जिसको राष्ट्रीय लेवल पे लोग पहचानते हो। आवाज बंद हो गई। चलो मैंने 100 छोड़ो, 50 का नाम बता दो। बोला नहीं साहब ये तो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने किसी चालाक आदमी ने आपको मिसगाइड करने के लिए आपके कान में फूंक मारी है। अब वो कान की फूंक तो आपने चेक की नहीं कि सही मारी है कि गलत मारी है। आप लोगों का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। तो 29 लाख संगठन है, 29 लाख संगठन है। अरे भाई ये मोहल्ले की कमेटियां हैं, हर मोहल्ले में दो दो तीन तीन कमेटी रजिस्ट्रेट है। किसी ने अम्बेडकर जयंती की रजिस्ट्रेट करा रखी है, किसी ने बुद्ध जयंती की रजिस्ट्रेट करा रखी है, किसी ने कांशीराम साहब की रजिस्ट्रेट करा रखी है, किसी ने और कोई रजिस्ट्रेट करा रखी है, किसी ने अशोक सम्राट की रजिस्ट्रेट करा रखी है। ये वो कमेटियां हैं, वो हैं जिसका आप सरकारी डाटा बताते हो। तो फिर उसकी समझ में बात आई, बोलो साहब लग तो सही रहा है। मैंने कहा संगठन 1600 हैं आरएसएस के, जो भारत के 768 जिलों में पाए जाते हैं, और हर संगठन की ड्यूटी अलग। उनका शमशान घाट का भी संगठन, शमशान घाट का संगठन है, और उस शमशान घाट के संगठन की ड्यूटी है कि आप प्रत्येक शमशान घाट का ब्राह्मणीकरण करो। आपने देखा होगा 15 वर्ष पहले आपको कोई महादेव जी नहीं मिलते थे किसी शमशान घाट पे। आज कोई शमशान घाट नहीं बचा जिसपे एक चबूतरा, एक महादेव जी और उनके बालों में से एक नल का कनेक्शन रहता है, और वो मुर्दे को वहां बिठा देते हैं और उसके पीछे से टोंटी चालू कर देते हैं, और वो उसमें से पानी आता है, और ये कहते हैं उनको बताते हैं कि ये गंगा जल से, जो महादेव की जटाओं से गंगा निकली थी, उसका अंतिम स्नान करा रहे हैं, है ना? इस तरह से। तो ये जो कहते हैं ना इतने संगठन है, बिल्कुल नहीं है। बहुत कम संगठन है, बहुत कम संगठन है। 100 करोड़ लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बहुत कम संगठन है। हमको भी जरूरत है हर संगठन बनाने की। तो ये सारी बातें मैंने इसको किया है। तो वो मैंने बताया आपको कि पहली परत पे जब आप जाएंगे तो आपको 100%, 100 के 100 लोग स्वार्थी किस्म के मिलेंगे, या निराश मिलेंगे, या आलोचना करने वाले लोग मिलेंगे। समझ रहे कि नहीं? उनका सोच पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा। फिर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, जैसे उसको मलते हैं ना दही को, फिर करेंगे। दूसरे पे जब आप जाएंगे तो आपको 10%, 100 में 10 लोग निस्वार्थ मिलेंगे। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो दिल से चाहते हैं कि ये हमारा महापुरुषों का मूवमेंट चलना चाहिए। 90 फिर गलत आपको मिलेंगे। और जब आप तीसरी तीसरी परत की उसकी फेंट मारोगे, उसको तीसरी बार उसको करोगे, तो ये रेशियो बढ़कर हो जाएगा 30%। फिर आपको 30% शुद्ध अच्छे ईमानदार लोग मिलेंगे। 70% फिर भी चालू किस्म के लोग मिलेंगे। चौथी बार जब आप प्रयास करोगे, चौथी बार जब आप प्रयास करोगे तो ये रेशियो हो जाएगा 50-50। 50% आपको ईमानदार मिशनरी अच्छे लोग मिलेंगे, देने वाले लोग मिलेंगे, मांगने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और 50 वही मिलेंगे। फिर पांचवें प्रयास में एकदम जंपिंग होती है, बड़ी जोर से जंपिंग होती है। पांचवें प्रयास में शुद्ध देसी घी हमारे सामने आ जाता है। हमें 100 में से 90 लोग ईमानदार मिलेंगे, मेहनत करने वाले मिलेंगे। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि हमें देसी घी तक पहुंचना है। तो देसी घी तक पहुंचना है तो दूध को एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिट करो कि दूध तो हमारे पास है समाज के रूप में। अब इसको हमें बॉईल करना है, बॉईल करके फिर इसको जमाना है, दही बनाना है। दही बनाने के बाद फिर इसको क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको, मथना है, मथना कह सकते हैं उसको।
उसमें से हमको नौनी निकालनी है, नौनी को फिर तपाएंगे, फिर आग पे रखेंगे और फिर आग में तपने के बाद घी निकलेगा। ऐसे ही समाज में इसी सिस्टम से हमको लोग मिलेंगे। ये बात मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि पहले दूसरे तीसरे प्रयास में हमारे लोग जो दुखी हो जाते ना, साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे दिल्ली के संयोजक माननीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जाटव साहब कह रहे थे, बहुत कर रहे हैं साहब, नहीं हो पा रहा। अरे जो आप कर रहे हो ना, तो आप जो प्रयास कर रहे हो तो वो 100% वालों पे कर रहे हो जो एक नंबर के हैं, एक नंबर के हैं, उन्हीं तक आप घूमे पड़े हो। उस परत को छोड़ो, दूसरी परत तक पहुंचो, तीसरी तक पहुंचो, चौथी पहुंचो और पांचवी पहुंचो। पांचवी परत पे जब आप जैसे ही पहुंचेंगे, आपको अच्छे सच्चे ईमानदार लोग मिलेंगे। ये मेरा अनुभव है और जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, ये सबका अनुभव होगा। तो ये काम करना है। दूसरा, जैसे कश्मीर का प्रोग्राम है, तो वो तो लगभग कोटा पूरा हो गया, वो तो पूरा हो गया। एक दिन हमारी वहां पे चर्चा होगी और 4 दिन वहां का टूर रहेगा घूमने फिरने का। तो उस पर मुझे अब चर्चा नहीं करनी, उससे नेक्स्ट चर्चा करनी है। चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, जो लोकतंत्र को और संविधान को कमजोर करना चाहती हैं, ऐसी ताकतों को रोकने के लिए आप लोग हमें अपनी सोच पैदा करनी। जो संविधान को खत्म करना चाहती हैं, जो प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती हैं, जो हमारे देश का धर्म निरपेक्ष स्वरूप है, जिसको बाबा साहब ने दिया है, उसको खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमें कमजोर करना है। इससे ज्यादा मैं चुनाव के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें करना क्या है, जो निष्कर्ष निकला है जयंतियों का, जो समाज में उत्साह पैदा हुआ है, जो युवाओं में उत्साह पैदा हुआ है, उसका हमें तत्काल लाभ लेना है, तुरंत लाभ लेना है, तुरंत फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठाना है? बहुत जल्दी से प्रदेश कमेटियां बनाइए, जैसे हमारे गुजरात के माननीय खेमचंद सोलंकी साहब ने बना के दे दी। तो दूसरे प्रदेश के साथियों से भी मेरा निवेदन है कि जितना यथासंभव हो सके जल्दी से जल्दी आप प्रदेशों की कमेटी प्रस्तावित करके भेजो सेंटर ऑफिस, चर्चा कर लो हमसे, चर्चा करने के बाद फिर उनको उनकी घोषणा करो, ठीक है। उसके बाद मंडल कमेटी 5 लोगों की केवल, उसके बाद 5-5 जिले में कमेटी 5 लोगों की, वो लिखित में पहले भी दे दिया गया है, फिर हम आपको सबको दे देंगे। ये बनाओ आरबीएम 5 लोगों की कमेटी, बहुजन समाज को उसमें ध्यान रखो और युवाओं का भागीदारी उसमें ध्यान रखो। ये 2 बातें ध्यान रखो, बहुजन समाज की हिस्सेदारी आ जानी चाहिए और युवाओं की हिस्सेदारी आ जानी चाहिए। और 2 लोगों की आप बना लीजिए सामाजिक न्याय परिषद, अभी 2-2 जिले पे और मंडल पे और राज्य में 2-2 लोगों का सिलेक्शन कर लीजिए, है ना। उसमें एक ओबीसी का होना अनिवार्य है, एक व्यक्ति ओबीसी का कंपलसरी है, अनिवार्य है उसमें। और 2-2 लोग आप धम्म सेवक संघ के युवा, 2 लोग अभी राज्य में तैयार करो, 2 लोग मंडल पे और 2 लोग जिले पे। तो ये सारा काम करो, ये सारा काम करके और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं 4 जून के बाद आप राज्य स्तरीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित करो, राज्य स्तरीय कार्यकर्ता बैठक। और उसमें ये जो आप बना रहे हैं, 5 लोग आरवीएम जिले से, 2 लोग सामाजिक न्याय परिषद जिले से, 2 युवा साथी धम्म सेवक संघ के, इनकी अनिवार्य रूप से वहां पे उपस्थिति होना जरूरी है, अनिवार्य रूप से उपस्थिति होना है। एक आध किसी के साथ कोई मुश्किल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वह कायदा उनको करना है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो ईश्वर कड़के साहब ने बताया था कि रोने धोने से कुछ नहीं होता, हमें बड़ा काम करना है।
तो 12 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी है 2024। तो अशोक विजयदशमी को हजारों हजारों संख्या में लोगों को नागपुर पहुंचना है, नागपुर पहुंचना है, और विशाल धम्म दीक्षा होगी उस दिन। यानी 68 वर्ष पूर्व जो बाबा साहब ने दीक्षा ली थी नागपुर पे, हमें उनकी स्मृति को दोबारा से ताजा करना है। उस वक्त को, उस जज्बा को हमें दोबारा से पैदा करना है, उसके लिए लगना है। और अशोक विजयदशमी 2024, अशोक विजयदशमी 2024 को कम से कम 10 करोड़ पंचशील के झंडे पूरे देश में लगने। ये लक्ष्य बना लीजिए अभी अभी से। गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में कमेटी बना दीजिए कि आप इकट्ठा चंदा करो, इकट्ठा झंडा खरीदो, अपने आप लगाओ। कोई घर ओबीसी एससी एसटी का कम से कम कोई घर बचने न पाए जिसपे पंचशील का झंडा अशोक विजयदशमी के दिन ना लगे। तो ये योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके हम लोगों को इसके काम की जरूरत है। और 365 दिन काम करना है, कोई दिन छूटने ना पाए। अगर कोई दिन छूट भी जाता है तो शाम को खाना खाने के बाद 10 मिनट अपनी सोने से पहले आंखें बंद करके आप अपना स्वयं का चिंतन करो, स्वयं का अध्ययन करो कि भाई मैं कितना काम कर पा रहा हूं और कितना काम करने की जरूरत है। अगर 10 मिनट ये भी आपने कर लिया, आपने 10-5 लोगों से टेलीफोन पे भी चर्चा कर ली, मिशन को लेके, आरबीएम को लेके, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को लेके, सामाजिक न्याय परिषद को लेके, धम्म सेवक संघ को लेके, आपने एक दिन में अगर 5 लोगों से भी बात कर ली, बड़ा काम नहीं कर पाए तो 5 लोगों से कम आप टेलीफोन पे जरूर बात कर लीजिए। तो 5 लोगों से भी आप बात कर लेंगे तो वो दिन आपका खाली नहीं जाएगा। उस दिन भी ये लगेगा कि कम से कम हम ज्यादा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने 5 लोगों के साथ धम्म चर्चा की, हमने मिशन की चर्चा की। ये एक सिस्टम बनाना। जैसे अब हम जूम पे जुड़े हैं, 100 से अधिक लोग हैं। अब कल शाम को संविधान वाचन होगा, जुड़ना है। मंगलवार को संस्कारों पे चर्चा होगी, जुड़ना है। बुधवार को बुद्ध और उनका धम्म का वाचन होगा, उसमें जुड़ना है। तो ये छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे काम है। आप संकल्प लो कि हम जो 100 लोग हैं, मैं जोड़ूंगा और एक व्यक्ति और जोड़ूंगा, कम से कम जोड़ूंगा। आधे घंटे पहले ही उसको फोन करना शुरू कर दूंगा, कभी मैंने लिंक भेज दिया है, आप जुड़ो, आप जुड़ो, आप जुड़ो। और उसको चेक करते रहो इस स्क्रीन पे, वो दिखाई नहीं पड़ता है तो फिर उसको फोन लगाओ कि भाई मीटिंग शुरू हो गई है, बुद्ध का वाचन शुरू हो गया है, आप अभी तक नहीं जुड़े, जुड़िए। क्योंकि वो जंग लगा हुआ पुर्जा है, अभी उसमें जंग लगी हुई है। तो इस जंग लगे हुए पुर्जे में आपको तेजाब डालना है, मिट्टी का तेल डालना है, और उसको धक्के मारने, धक्के मारने, धक्के मारने। फिर जैसे ही उसकी जंग छूट जाएगी, फिर उसमें थोड़ा ऑयल डाल दीजिए, ग्रीस डाल दीजिए, और फिर देखिए वो अपने आप घूमेगा। वो फिर आपको जगाना शुरू कर देगा, फिर वो आपको कहना शुरू कर देगा, सर मैं तो जुड़ गया हूं, आप नहीं नजर आ रहे कहीं आज। समझ रहे कि नहीं? और बड़ा छोटा छोटा काम है ये, बहुत छोटा छोटा काम है। और बहुत छोटे छोटे काम से एक बड़ी ताकत का, एक बड़ी शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। बहुत छोटा काम है। एक व्यक्ति टारगेट करो, मैं नहीं कह रहा 10-10 करो, एक करो। मैं भी जुड़ूंगा और एक जरूर जोड़ूंगा। चाचा को जोड़ूंगा, मामा को जोड़ूंगा, फूफा को जोड़ूंगा, साले को जोड़ूंगा, दोस्त को जोड़ूंगा। बात समझ में आ रही ना? कर सकते ना ये काम? अगर हम एक एक व्यक्ति जोड़ना शुरू कर देंगे तो 100 से 200 हो जाएंगे। फिर हम संकल्प लेंगे, कभी एक एक व्यक्ति और जोड़ेंगे तो 400 हो जाएंगे। और 400 लोग एक एक व्यक्ति का संकल्प लेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, तो हम 2000 लोग जोड़ना शुरू हो जाएंगे। और 1000 लोग जब रोज हर सप्ताह जुड़ेंगे, सप्ताह में 4 दिन जुड़ेंगे, तो ये आंदोलन तो शताब्दी तो छोड़ो, राजधानी की स्पीड से चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा।
आग लगना चाहती है भारत में, बता रहा हूं आपको। बुद्ध धम्म की सामाजिक परिवर्तन की आग लगना चाहती है। माहौल बन गया है बड़े पैमाने पर, लेकिन बस उसको किसी कोने से शुरू करना है। सिर्फ शुरू करना शेष है, ताकत के साथ। तो ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। इसके बाद किसी साथी को कोई जानकारी पूछनी हो तो पूछ सकते हैं।